आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं देवांशु पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर, जहां पर हम आज 15 मई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस रहेंगी और लास्ट में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। तो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले तो आप फैक्ट क्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले हम एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि विश्व के एक महान वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं, उनके एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड कोट को हम कवर कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड सीज ओनली एट डेथ। यानी कि जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता होती है उसका जो विकास होता है वो बचपन से ही, बर्थ से शुरू हो जाता है और वो तभी खत्म होता है जब डेथ आती है। तो इसलिए हमें ज्ञान का संग्रह करना चाहिए और उस ज्ञान को क्रियान्वित भी करना चाहिए। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पिछले क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, उसका आंसर क्या रहेगा। तो होमवर्क आपसे पूछा गया था कि व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शंस आर December 11, 1946, option second, November 12, 1946, third option is October 27, 1946 and fourth is September 18, 1946। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और भारत के एकमात्र अभी तक के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक यानी कि 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 11, 1946। ही सर्व इन द कैपेसिटी until January 24, 1950 when he became the first president of भारत। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी के साथ आज के अपने पहले इवेंट की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अपने नोट्स को आप रेडी रखिए और सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइए और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये इवेंट है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हो और इनके पीछे आपको सेमी कंडक्टर दिख रहा है जिसको अर्धचालक कहा करते हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव सेमी कंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के द्वारा अब एक अतिरिक्त सेमी कंडक्टर की यूनिट उत्तर प्रदेश में आपकी लगाई जाएगी। और आपको तो पता ही होगा भारत में जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको ISM कहते हैं, उसको चलाया जा रहा है जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के उत्पादन में। Already 5 semiconductor units are in advanced stages of construction. With this 6 unit, Bharat moves forward in its journey to develop the strategically vital semiconductor industry. सेमीकंडक्टर के लिए अभी भारत जो सबसे ज्यादा डिपेंड रहा करता था वो ताइवान के ऊपर रहता था, क्योंकि उनके द्वारा विश्व का लगभग 60% आपका सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया जाता है। और अब भारत चाहता है कि हम वैश्विक मार्केट से इंपोर्ट ना करें बल्कि खुद यहाँ पर प्रोडक्शन करें और उसका एक्सपोर्ट करते चले जाएं। तो 6वीं यूनिट उत्तर प्रदेश में लगने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि द यूनिट अप्रूव्ड इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ HCL एंड फॉक्सकॉन। तो 2 कंपनियां हैं, ये मिलकर संयुक्त रूप से भारत में जो है इस प्रकार के सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगे। HCL हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर। तो HCL का काम क्या है? हार्डवेयर पर फोकस करना। फॉक्सकॉन का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करना। तो इसलिए इन्होंने कोलैबोरेट आपका किया हुआ है। टुगेदर दे विल सेट अप अ प्लांट नियर द जेवार पोर्ट इन दी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जेवार एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा में है और वहां पर तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा, और कई डिफेंस रिलेटेड कंपनियां भी जेवार की तरफ आई हुई हैं। तो इन्होंने भी यहीं पर जो है अपने फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने का मन बनाया है। This plant will manufacture display driver chips for mobile phones, laptops, automobile, PC, myriad of other devices that have display। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उन सभी में
सेमीकंडक्टर का यूज किया जाए, चाहे गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें आपका सेमीकंडक्टर लगता है। तो इस कारण से इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारत सरकार ने टोटल 6 यूनिट को भारत में ही स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि द प्लांट इज डिजाइन फॉर 20,000 वेफर्स पर मंथ, यानी कि अधिक से अधिक जो है 20,000 इसका उत्पादन कर सकें। द डिजाइन आउटपुट कैपेसिटी इज 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ। द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट अप्रूव्ड विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 3700 करोड़ रुपीज। और यहाँ पर डीडी न्यूज ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ था जिसको आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइट सिंगापुर सेमीकंडक्टर कंपनी फॉर सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और जो कोरियन की कंपनी है ना और जापानीज कंपनी है वो नोएडा में आ रही हैं, जिससे कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भारत में किया जा सके। अगर आप सेमीकंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश को देखें तो कैबिनेट अप्रूव्स वन मोर सेमीकंडक्टर यूनिट अंडर सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आपका इसको लगाया जाएगा, जिससे कि जो HCL और फॉक्सकॉन कंपनी है वो भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। FDI को भी इसमें काफी फायदा रहेगा और इससे आपके इन्वेस्टमेंट लगभग 3700 करोड़ रुपीस का लाया जाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है उस इकोनॉमी को बनने में काफी बड़ा लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर आप भारत के आईसम मिशन को देखोगे, जिसको कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कहते हैं, तो इसको वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था विद अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपीस अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं वो इसके भी आपके मिनिस्टर हैं। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि मेरे ख्याल से IT मिनिस्टर आपके ज्योतिरादित्य हैं, ठीक है। व्हाट आर सेमीकंडक्टर? So any class of crystalline solid intermediate in electrical conductivity between a conductor as an insulator. Semiconductor are employed in the manufacture of various kinds of electronic devices, including diodes, transistor, integrated circuit. Such devices have found wide application because of their competence, reliability and power efficiency and लो कॉस्ट। तो काफी इनकी उपयोगिता रहा करती है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हु इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। दूसरा आपको बताना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अभी के मिनिस्टर कौन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया इंक्लूसिव समिट, इंक्लूसिव इंडिया समिट को अभी आपका हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया गया और यहाँ पर आप गैड को देख पा रहे हो, ठीक है, गाइड इसको कहेंगे। So the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Environment will organize the Inclusive India Summit on the occasion of Global Accessibility Awareness Day। और इस अवेयरनेस डे को हम कब मनाते हैं? 15 मई को मनाते हैं, यानी कि आज भारतवर्ष ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे आपका मना रहा है। इसी कारण से हमारी जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट को आपका लाया गया है। So GAD is dedicated to raising awareness around digital access and inclusion for person with disability। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको डिजिटल एक्सेस मिल सके, उनको बार बार ऑफिस का चक्कर ना काटना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अभी हाल ही में जजमेंट दिया गया है। तो इस कारण से इंक्लूसिव इंडिया समिट को अभी आपका किया जा रहा है। ये डे जो है आपका हर साल मई के 3rd थर्सडे को आपका मनाया जाता है और ये इस बार 15 मई को कंडक्ट किया जा रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिससे कि हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट कर पाएं अपने भारत देश में, और गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी और दिव्यांग कम्युनिटी को भी हम एक तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो कोलैबोरेट करें और जितने भी लोग मतलब अपनी तरफ से असक्षम हैं उनको हम एक नई दिशा और एक नया साहस प्रोवाइड कर सके। इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2012 से आपकी की गई थी, जिसको हम ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे कहा करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है जिससे कि डिजिटल एक्सेस आप सभी लोगों को दे पाओगे। नेक्स्ट इवेंट एक ग्लोबल न्यूज है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप हैं और मोहम्मद बिन सलमान हैं सऊदी अरबिया के, ठीक है। तो ट्रंप सऊदी अरबिया में पहुंचे हुए हैं
जहां पर उन्होंने टोटल तो वैसे 600 बिलियन यूएस डॉलर की इंक्लूसिव डील की है, जिसमें 142 बिलियन यूएस डॉलर की डिफेंस डील की गई है। और इस डील को हिस्टोरिक इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी वर्थ की, कॉस्ट की अगर कोई डिफेंस डील की गई है तो वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच की है, जिसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 142 बिलियन यूएस डॉलर आ रहा है। और ये एक आर्म डील है, ठीक है, आर्म डील है जिसमें अमेरिका सऊदी अरेबिया को काफी बड़े बड़े हथियार प्रोवाइड करेगा। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। द एग्रीमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर कमिटमेंट बाय सऊदी अरेबिया टू इन्वेस्ट 6 बिलियन यूएस डॉलर इन द अमेरिका, द व्हाइट हाउस सेट। ठीक है, तो सऊदी अरबिया आप जान ही रहे हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अच्छे तरीके से जानती हैं आज से आने वाले 20-30 साल के बाद जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी डिपेंडेंसी विश्व की जो है खत्म हो जाएगी। तो सभी लोग अल्टरनेट वे पर जाएंगे जिससे कि वो अपने इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें। इसलिए सऊदी अरब जो है अब 600 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। दीज कवर एक्सपोर्ट ऑफ गैस टर्बाइंस एंड एनर्जी सॉल्यूशंस from General Electric valued at $14.2 billion, Boeing 737 total 8 passenger aircraft sells worth of 4.8 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो अमेरिका काफी चीजें इनको आपको दे रहा है डिफेंस पैकेज में। अच्छा, डिफेंस पैकेज की तो बात हो रही है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूंगा। बाकी दो लीडर्स को तो आप जान रहे हो, ये जो तीसरा लीडर है वो सीरिया का प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये वही बंदा है जिसको अमेरिका की जेल में रखा गया था अमेरिका ने, और इसको अमेरिका के द्वारा टेररिस्ट घोषित किया गया था और मिलियंस ऑफ डॉलर इनाम इसके ऊपर रखा गया था। लेकिन आप जानते हो सीरिया में अशर अल असद की सरकार को हटाने में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, और उन्होंने उनको हटाकर इस आतंकवादी को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया है और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट इसके साथ हाथ मिला रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, इन इंटरनेशनल रिलेशन एनी कंट्री इज नॉट द परमानेंट फ्रेंड एंड नॉट द परमानेंट एनिमी। ये सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि जब तक आप किसी का हित साध रहे हो तब तक वो आपका दोस्त है। अब देखिए इस डील में क्या इंक्लूड किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट वॉर गेमिंग एंड डिफेंस इक्विपमेंट, एयर टू एयर मिसाइल्स बाय आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, रेडियन टेक्नोलॉजीज, गाइडेंस सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गैस टर्बाइंस एंड अदर कॉमर्शियल गुड्स। ठीक है, तो अमेरिका ये सब चीजें 142 बिलियन डॉलर में देगा। अब आप कहोगे 142 बिलियन यूएस डॉलर कितना होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए भारत का जो ईयरली डिफेंस बजट है वो 75 बिलियन यूएस डॉलर का है, ये भारत का है। ठीक है, इंडिया में यहाँ पर लिख देता हूं। इसके बाद अगर आप रशिया का देखोगे तो रशिया का अभी 2-3 साल में जो है उनके द्वारा 107 बिलियन यूएस डॉलर के अपने डिफेंस बजट को किया गया है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है। लगभग ये 250-260 बिलियन यूएस डॉलर अपना खर्च करते हैं अपने डिफेंस प्रोडक्शन पे। ठीक है, यानी कि डिफेंस बजट पे। और सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है मोर देन 800 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप समझ लीजिए पहले पे अमेरिका, दूसरे पे ये चाइना है। ठीक है, और तीसरे पे रशिया है, चौथे पे भारत है। तो आप समझ सकते हो कि 142 बिलियन यूएस डॉलर कितना होता है। और अब सऊदी अरेबिया यानी कि एक तरीके से वहां से खर्च ले भी रहा है और 600 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका में आपका इन्वेस्ट भी करेगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे। इनहेंस सऊदी अरेबियाज डिफेंस कैपेबिलिटी एमिड रीजनल थ्रेट्स। रीजनल थ्रेट इनको मेनली कौन दे रहा है, यमन के हुतीज दे रहे हैं, और यमन को सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है। मिडिल ईस्ट अगर आप देखोगे तो वो शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है। सुन्नियों का जो नेता है वो सऊदी अरबिया है, शियाओं का जो नेता है वो ईरान है। स्ट्रेंथन यूएस सऊदी रिलेशंस अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बूस्ट यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन, प्रमोट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द गल्फ रीजन स्पेशली विद सर्विस ईरान एंड यमन। इसी के साथ जो नेक्स्ट पिक्चर है आप समझ पाते होंगे, यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है और अब नए सीजीआई भारत के
जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई को बनाया गया है। ही बिकेम दी 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति भवन में। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, पार्लियामेंट किससे बनता है? कल ही मैंने आपको बताया था ना, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के द्वारा सभी लोगों को ओथ दिलाई जाती है और उनके द्वारा ही जितने भी जजेस होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सभी को अपॉइंट किया जाता है। तो कल इनकी अपॉइंटमेंट आपकी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं मोदी जी, और लोकसभा के आपके स्पीकर अमित शाह, सभी लोग बैठे हुए हैं। आगे इसमें कहा गया है कि CJI गवई सक्सीड चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। ये 51st आपके CJI थे, और जो 50 CJI थे वो आपके जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ थे। जस्टिस संजीव खन्ना who demitted office on May 13th and will hold office till November 23-25. He is the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि इनका 23 नवंबर 2025 तक आपका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए आए हुए हैं। अगर आप की प्रोविजंस देखेंगे चीफ CJI से रिलेटेड, इनके अपॉइंटमेंट, A Supreme Court judges is appointed by President under the Article 142 subclause 2 of the Constitution. As per the convention, the senior most judge of the Supreme Court is designated as CJI. The seniority is measured by the length of service of the on the Supreme Court. ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए। He should have been a judge of a high court or high courts in succession for 5 years, or he should be an advocate of a high courts in succession for 10 years. He should be distinguished jurist in the opinion of the president. तो ये उनकी जो है एलिजिबिलिटी रहा करती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिसर्चर्स हैं, और रिसर्चर्स क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड के पहले स्पेस 3D प्रिंटिंग को और इस टेस्ट फैसिलिटी को आपका डेवलप कर लिया गया है, और ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी एक तरीके से डेवलपमेंट है। Researchers at the James Watt School of Engineering in the University of Glasgow have built the next space test rig, the world's first dedicated facility for testing structural integrity of materials that will be 3D printed in the space. University Glasgow said that next space test rig developed by Gilles Balliet, who work at the university in a partnership with the Manufacturing Technology Center, और ये किससे सपोर्ट की जाएगी? GBP 2,53,000 इन फंडिंग फ्रॉम द UK स्पेस एजेंसी। ठीक है, UK स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ये काफ़ी आपकी बड़ी सफलता है। विच यूजेज अ स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड वैक्यूम चैम्बर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग टेम्परेचर बिटवीन -150 डिग्री सेल्सियस एंड +250 डिग्री सेल्सियस टू क्रिएट अ स्पेस लाइक कंडीशन ऑन अर्थ। जैसे स्पेस अंतरिक्ष में आपकी कंडीशन है, उसी प्रकार से हम अर्थ पे कर देंगे। पार्टिकल्स क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं ना, उन पर आपकी जो टेस्टिंग की जाएगी और उस पर खोज होगी। अब 3D प्रिंटिंग होती क्या है? तो 3D प्रिंटिंग इज अ वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी फॉर अलाउइंग टू अस टू बिल्ड वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम इनटू स्पेस ऑन रॉकेट्स। ठीक है, अभी क्या होता है, जो खोजें हो रही हैं तो अंतरिक्ष पे होती हैं, लेकिन अंतरिक्ष जैसा वातावरण अगर आप यहाँ पर धरती में उत्पन्न कर देते हैं, तो जो खोज आप करना चाहते हैं, जो चीजें जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने रिसर्च को आप कर सकते हैं। इट कुड इनेबल टू क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम लाइट वेट कम्युनिकेशन एंटीना टू सोलर रिफ्लेक्टर टू स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट और इवन ह्यूमन हैबिटेट फॉर्मेशन टू द मून एंड बियॉन्ड। तो ये बैलियट के द्वारा आपका कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने खोज की है, और इस पर जो है आधारित कई डिस्कवरीज आपकी होंगी, कई आपके इन्वेंशंस होंगे, जिसका इंतजार पूरे विश्व को है। नेक्स्ट इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये महिला उत्थान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कशिश चौधरी के बारे में हम जानेंगे। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज इन बलूचिस्तान टू बी अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कमिश्नर इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंस। 25 वर्ष की अवस्था है, और अब ये पहली महिला बनी हैं, ठीक है, माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से, जो कि बलूचिस्तान में उनकी असिस्टेंट कमिश्नर आपकी रहेंगी। चौधरी या नेटिव छगई डिस्ट्रिक्ट ऑफ नोशकी टाउन मेड हिस्ट्री बाय अचीविंग दिस फीट। शी क्लियर द बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC
भारत में भी बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज अ बोथ पर्सनल माइलस्टोन एंड अ सिंबल ऑफ होप फॉर द नेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन बलूचिस्तान से रिलेटेड काफी न्यूज़ेस बाहर आ रही हैं। अ न्यू नेशन इज बॉर्न, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड। तो बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का एक लिमिटेड वॉर हुआ, जिसमें बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना को काफी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखोगे तो उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा भी आ जाता है, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो बलूचिस्तान हमारे उसमें नहीं आता था। लेकिन पाकिस्तान तो आप जानते हो एक साम्राज्यवादी देश है चीन की तरह, तो इन्होंने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। अभी का जो पाकिस्तान है उनके 44% का जो जियोग्राफी है उसमें बलूचिस्तान आता है। ठीक है, अगर आप बलूचिस्तान को हटा दोगे तो पाकिस्तान सिर्फ इतना हरा बचेगा, और बलूचिस्तान ने कह दिया कि हम स्वतंत्र हो गए। अच्छा, बलूचिस्तान अगर अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान को क्या दिक्कत होगी? ईरान से जो आपके ऑयल्स आते हैं, क्रूड ऑयल्स आते हैं, वो रुक जाएंगे, और बलूच जो आर्मी है वो उनको आने नहीं दे रही है, तो इससे पाकिस्तान आर्मी का काफी नुकसान होगा। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जाहिर की है और ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को बलूचिस्तान में आना होगा, तभी हमारी सिक्योरिटी आपकी बेहतर बनेगी। तो हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग सा देश बने, और हम क्या करेंगे कि भारत जो ईरान की तरफ से चाबहार पे जाता है, हम बलूचिस्तान का इस प्रोविंस को लेकर सीधा अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको आयुर्वेद दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। भारत सरकार के द्वारा एक भारत का राजपत्र यानी कि द गेजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया, और उसमें कहा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेसिग्नेटेड 23 सितंबर एज द डेट फॉर सेलिब्रेटिंग आयुर्वेद डे ईच ईयर। तो हर साल हम 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। ठीक है, और ये धनतेरस में आपका मेनली होगा। ठीक है, आयुर्वेद डे हैज बीन कॉमेमोरेटेड एनुअली टू प्रमोट आयुर्वेद एज अ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ऑन होलिस्टिक सिस्टम मेडिसिन दैट प्लेज अ पाइवटल रोल इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस। तो आयुर्वेद का इस्तेमाल तो हमारे सब, जैसे हल्दी हो गई, तुलसी हो गई, ठीक है, ये सब बहुत सारे तत्व हैं जिनका यूज हम करते हैं, और जो भी हमारे दिक्कत होती है शारीरिक संबंधी उनसे ये निजात दिलाती हैं। इसमें कहा गया है कि until now Ayurved Day coincided with the Dhanteras, a festival observed in the Hindu month of Kartik, जो अक्टूबर नवंबर में आता है। However, as the date of Dhanteras fluctuates each year, the observance of Ayurved Day lacked a fixed annual date, इसलिए 23 सितंबर को इसको चुन लिया गया। तो इसको भी अपने नोट्स में आप जरूर नोट डाउन कर लें। अब चलेंगे भारत के भार्गव अस्त्र के बारे में हम सभी जानेंगे। जी हाँ, भारत थमने वाला नहीं है, भारत रुकने वाला नहीं है, और अब भारत के द्वारा जो है भार्गव अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण हमारे डीआरडी के द्वारा किया गया है ना। अब ये भार्गव अस्त्र है क्या, इसको हम जानेंगे। सो इंडिया yesterday successfully tested fire भार्गव अस्त्र, इंडिजीनियस सिस्टम टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स इन द बैटलफील्ड। अभी आपने पाकिस्तानी को देखना, 400-500 ड्रोन उन्होंने हमारे यहाँ भेज दिए थे, हमारे सिस्टम्स के द्वारा उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो उसी प्रकार से भार्गव अस्त्र है। ठीक है, आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी तो जो हमारे परशुराम थे उन्होंने कर्ण को भार्गव अस्त्र दिया था, आपको अगर पता हो। द वेपन इज सीन एज द सब्सटेंशियल लीप इन द वॉर फाइटिंग एबिलिटी एज ड्रोन्स डोमिनेट मॉडर्न वॉरफेयर एमंग द नेशन। इसको डिजाइन डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, कंपनी का नाम आपको जरूर पता रहना चाहिए, और हमारी जो डीआरडीओ उन्होंने भी इनका काफी सहयोग किया हुआ है। अच्छा, एआई डिसीजन पर आपकी ये बेस्ड रहेंगी, और अगर दुश्मन के द्वारा कोई भी चैलेंजेस दिए जाते हैं तो उसका डट कर सामना ये करेंगी। अब आप कहोगे कि ये काम कैसे करती हैं, तो चलिए मैं आपको इस पिक्चर के जरिए बताता हूँ। मान लो ये हमारी ट्रक है, ट्रक में जो है आपका एक रडार लगा हुआ है, रडार आपको सिग्नल दे रहा है ना कुछ किलोमीटर तक। मान लीजिए रडार तो आपका जैसे पावरफुल हुआ 100, 150, 200 किलोमीटर तक, कि कहाँ से दुश्मन के आपके एरियल थ्रेट्स हमको आ रहे हैं। वो ड्रोन्स हो सकते हैं, वो मिसाइल्स हो सकते हैं, वो लॉइटर म्यूनिशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चैम्बर हमारा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारे रॉकेट्स हैं,
ये देखिए ये रॉकेट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे टारगेट 4, टारगेट 3, टारगेट 2, टारगेट 1, और अब ये फायर किया जाएगा और उन एरियल टारगेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। आप इसकी वीडियो ट्विटर में भी जाके देख सकते हैं। 360 डिग्री कवरेज इसका सिस्टम है रडार का। 5 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी प्रकार का एरियल थ्रेट आता है तो उसको ये ध्वस्त करने में पूरे तरीके से सक्षम है। तो काफी भारत ने आपका एक तरीके से शक्ति अर्जित कर ली है इस भार्गव अस्त्र के साथ में, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे उससे पहले आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न आपके लिए, व्हेन विल आयुर्वेद डे टू बी सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन भारत? 14th नवंबर, 23rd सितंबर, धनतेरस, 5th जुलाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द 23rd सितंबर। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ भारत? ऑप्शंस आर संजीव खन्ना, डी वाई चंद्रचूड़, भूषण रामकृष्णन गवई या फिर एन वी रमन्ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी की ये जो तीन हैं ये सभी रिटायर्ड सीजीआईज हैं और ये अभी करंट के 52nd सीजीआई बने हैं। नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला प्रश्न, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड? आर्टिकल 76, आर्टिकल 124(2) या फिर आर्टिकल 148, आर्टिकल 368। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, who holds the authority to assign specific cases to benches in the Supreme Court? President of India, Prime Minister, Law Minister, CJI. So right answer is option D. अगला प्रश्न, where was the first Semicon India 2022 conference held? जब हमने इसको सेमी कंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था तो पहले इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित हुई? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजीनियस सिस्टम डेवलप्ड टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स? अग्नि प्राइम, भार्गवस्त्र, त्रिशूल या फिर अस्त्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है भार्गव अस्त्र। अगला प्रश्न, विच कंपनी डेवलप्ड द भार्गव अस्त्र सिस्टम? डीआरडीओ, एचएएल, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, बीडीएल? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Solar Defense and Aerospace Limited. In which mode was Bhargava Astra tested? Soft kill, stealth, surveillance, hard kill? तो ये जब भी आपका टेस्ट होता है तो हार्ड किल में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, Who became the first woman from the Pakistani Hindu minority in Balochistan to be appointed as Assistant Commissioner? मीना कुमारी, कशिश चौधरी, लता शर्मा, पूनम रानी? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। अगला प्रश्न, What is the purpose of the next space test rig developed at the University of Glasgow? To simulate Mars mission, to generate solar energy, to test 3D printed space materials या फिर to monitor asteroids? So right answer is option C, to test 3D printed space materials. अगला प्रश्न, which university developed the next space test rig? Harvard, Oxford, James Watt या फिर Stanford? तो right answer is option C, ठीक है, ग्लासगो की यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज हेल्ड एज द लार्जेस्ट डिफेंस सेल्स पैक्ट इन हिस्ट्री? इंडिया यूएस ब्रह्मोस डील, यूएस सऊदी अरबिया आर्म डील, फ्रांस राफेल एग्रीमेंट, चाइना रशिया वेपन डील? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अभी सऊदी और अमेरिका के बीच में आर्म डील हुई जो कि हिस्टोरिक डील है। अब ये बताना है कि ये जो डील हुई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 142 मिलियन डॉलर, 100 बिलियन, 142 बिलियन या फिर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द 102 बिलियन यूएस डॉलर। अगला प्रश्न, वेयर विल द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट बाय एससीएल एंड फॉक्सकॉन विल बी एस्टैब्लिश्ड? बेंगलुरु, पुणे, जेवार या फिर हैदराबाद? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, विच एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 12 to 8 में? तो मैंने परसों की क्लास में इसको पढ़ाया हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 8वां एडिशन इसका है। अगला प्रश्न आपके लिए, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व एनुअली?
इसको हम कब मनाते हैं? फटाफट आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। इसका राइट आंसर है एवरी ईयर ऑन 12th में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के सेशन का आपके लिए होमवर्क क्या है। विच कंट्री हैज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर मोनाको? इसका आंसर आपको देना है। साथ ही साथ आप हमारे फैक्ट ब्रेकर के इस चैनल को अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। जय हिंद।